गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड व्यू में। न्यूज़ टाइम का एक कार्यक्रम ऐसा है रात के 10 बजे का जो आपको पसंद आता है, आपके व्यूज़ हमें मिलते हैं। तो किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं क्या कहूं। बात शुरू करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण विधि से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब ओथ लेने जा रहे हैं 20 जनवरी को, तो एक ऐसी खबर आती है जिसको देखकर दुनिया चौंक जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कई खबरों के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इनवाइट कर रहे हैं अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर। खबर पढ़ी तो मैं भी चौंक गया। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप अभी कल तक तो बोल रहे थे कि मैं तो उसके ऊपर 60% टैरिफ लगा दूंगा, वो बच नहीं पाएगा, चाइना को तो घुटने पे लेकर आ जाऊंगा। और आज अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए शी जिनपिंग को इनवाइट कर रहे हैं। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थोड़ी सी, कुछ ऐसी मुस्कुराहट जैसे हमारे जो दर्शक जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी रिकॉर्डेड वर्जन जो आपके साथ आया है, कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन से वापस से बीच बीच में हम लोग लाइव प्रोग्राम देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस खबर को देख के मैं भी चौंका, थोड़ा मुस्कुराया भी। मैंने कहा देखिए अभी तो 20 जनवरी आया नहीं है, अभी से डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते नजर आ रहे हैं। जिसको सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं उसको इनवाइट कर रहे हैं। ये भी एक राजनीति है, ये भी एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक कूटनीति है। दूसरी खबर जो है बांग्लादेश की है। अब बांग्लादेश की जो खबर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो उनका एक बहुत बड़ा स्लोगन था, नेशनल स्लोगन था, जॉय बांग्ला। और मुझे लगता है काफी अच्छा स्लोगन था ये। इसमें ये तो नॉन पॉलिटिकल स्लोगन था और इसमें अपना जो उनका क्या कहते हैं मदरलैंड है, बांग्लादेश है, ये उसके लिए जय बांग्ला बोलते हैं या जॉय बांग्ला बोलते हैं। उसको एज ए नेशनल स्लोगन हटा दिया गया सरकार ने, मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार ने। और जब कोर्ट के अंदर ये मसला जाता है तो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का नीतिगत मामला है, सरकार का पॉलिसी वाला मामला है। तो ये भी हो गया साहब। तीसरी खबर यह है कि ट्रंप साहब की फिर से खबर है कि उनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला साहब। अभी तो वो दरअसल उन्होंने ओथ ली भी नहीं है और अभी से चर्चा में है, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिलना ये भी एक बड़ी बात हो गई है। ये चीज़ें भी हुई हैं। और एक और खबर यह है कि पार्लियामेंट के अंदर इंडिया में पहली बार प्रियंका गांधी बोली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बोली तो ऐसा कि बस सामने वालों के दिल धड़क गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे पंडित नेहरू से लेके और अब तक के जो उन्होंने कहे, तो लोगों ने पसंद किया। ऐसा लगा कि दोबारा से जैसे इंदिरा गांधी आ गई हैं, वही टोन, वही लहजा, वही शक्ल, वही बोलने का स्टाइल। और इमीडिएटली सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स की फ्लडिंग हो गई जिसमें इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पहले अपनी पहली खबर पर आते हैं, और मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं कि आप सब आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं। तो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं थैंक यू कैसे कहूं आप सबका। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे थैंक यू कहूं आप सबका। लेकिन आप हैं तो हमको हिम्मत मिलती है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। आप लोग हमारे साथ रहते हैं तो कम से कम हमें सच बोलने में आसानी हो जाती है। अब आज की सबसे बड़ी खबर पहले आते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शी जिनपिंग को अगले महीने यानी कि जनवरी 20 का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके लिए इनवाइट किया है। और कई ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने सीबीएस न्यूज़ को ये इन्फॉर्मेशन दिया कि शायद कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया जाए, शायद कुछ और वर्ल्ड लीडर्स को भी इनवाइट किया जाए। कमाल की बात है। अब ये जो इनविटेशन है, क्या शी जिनपिंग इसको एक्सेप्ट करेंगे
मुझे लगता है कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, चाइना का जो एम्बेसी है या चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक्चुअली नवंबर की शुरुआत में ही, चुनाव के तुरंत बाद, शी को इनवाइट किया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि शी ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अब जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता। एक और ट्रांजिशनल एक स्पोक्स पर्सन है, कैरोलिन लेविट। उन्होंने सीबीएस न्यूज को बताया कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को बुलाया है, उनको इनवाइट किया है, और ख़ास तौर से उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को भी एक खबर दी। फिर फॉक्स न्यूज़ को भी एक खबर दी कि ट्रंप दरअसल कुछ देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ खुली बातचीत करना चाहते हैं, और उसमें जो उनके क्या है कि एलाइज हैं, जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ जो उनके एडवर्सरी हैं, जो दुश्मन हैं, या जिनके साथ उनके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं, उनको भी बुलाने के चक्कर में हैं वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नई रस्म होने जा रही है। व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1874, एग्जैक्टली 150 ईयर्स, 150 साल में कभी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में किसी भी और कंट्री का कोई हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आया है। यह रिकॉर्ड अवेलेबल है 1874 से, कि कभी कोई भी नहीं आया आज तक। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी को इनवाइट भेजा गया है। अब ऐसा ही एक बात हो रही है हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओर्बन, जिसके साथ ट्रंप के बड़े स्वीट रिलेशंस हैं एक्चुअली, और उनके साथ मार-अ-लागो में उनसे मुलाकात भी हुई है। लेकिन विक्टर ओर्बन सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं, शायद उनको भी इनवाइट आया होगा, तभी उन्होंने कहा कि जाएं ना जाएं, सोचा नहीं अभी। तो ट्रेडिशनल स्पोक्स पर्सन जो ट्रंप के हैं, कैरोलिन लेविट, उनका कहना है कि वर्ल्ड के बहुत सारे लोग या लीडर ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप से मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप वापस आ रहे हैं, और ट्रंप बहुत ही अलग किस्म के और पावरफुल आदमी हैं। अब एक्चुअली इन प्रोग्राम्स के अंदर जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको तो बुलाया जाता है, वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन एम्बेसडर्स को इनवाइट करना और हेड ऑफ स्टेट को या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को इनवाइट करना दो अलग प्रपोजिशंस है। डिप्लोमेटिकली बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब ये तो पहले से होता आया है कि इंडिया में भी होता है कि जब कभी ऐसा बड़ा कोई ओथ सेरेमनी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कई एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इवन 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, 26 जनवरी का परेड होती है दिल्ली में तो एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। लेकिन रिकॉर्ड तो वही बताते हैं ना फिर अल्टीमेटली कि 1874 से पहले के जो रिकॉर्ड है कि कभी किसी ने ओथ टेकिंग सेरेमनी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्पोक्स पर्सन है अमेरिका में जॉन किर्बी, जो अभी बाइडेन के अंडर में है। उनका कहना है कि इनवाइट करना ना करना ये दरअसल ट्रंप के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नहीं बुला सकते, वो चाहे तो बुला सकते हैं। कि उद्घाटन जो समारोह होगा, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उसमें कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा साथ में, ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको साथ बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। अब ट्रंप के कुछ करीबी लोग हैं, जिसमें कि सेनेटर मार्को रूबियो है, वो शायद फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वो तो शी जिनपिंग के बहुत बड़े क्रिटिक हैं भाई, वो तो कंडेम करते हैं उनको, दुश्मनी एक तरह से होती है। मार्को रूबियो जो है शी जिनपिंग को पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन क्या ट्रंप मार्को रूबियो की जो सोच है उसके खिलाफ जाके शी जिनपिंग को इनवाइट कर रहे हैं क्या? अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई कि दरअसल ट्रंप ने चाइना से आने वाले माल पर टैरिफ बढ़ाकर 60% करने की धमकी दी हुई है। और एक और भी धमकी दी है कि अमेरिका ने टिकटॉक का जो चाइनीज पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, तो बाइट डांस को कहा है कि भाई तुम अपने सोशल मीडिया ऐप जो है सो कॉल्ड या तो प्रतिबंध का सामना करो, मैं तुम्हें बैन कर दूंगा। अगर आप बैन नहीं करते हो तो फिर 19 जनवरी तक की आपकी लिमिट देता हूं, 20 को तो मैं ओथ ले रहा हूं कि भैया आप एक्शन ले लो कोई ना कोई। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो यानी कि अमेरिका में आके अपनी सोशल मीडिया कंपनी जो है उसको बेच दो। अब आप हो सकता है किसी अमेरिकन को बेच दो बाइट डांस। अब भगवान जाने क्या अंदर की बात है, लेकिन 19 जनवरी की डेडलाइन दी है। बोलते 20 को आया, अगर तुमने अपने आप को नहीं बेचा तो मैं तुम्हें बैन कर दूंगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका की केस भी चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट से मिल भी रहे हैं। इसमें खासतौर से मारेलॉगो में जो एक जगह है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी हैं, जिसकी भारत के साथ तो खास ही अब लग चुकी है। और ट्रूडो को एक बार अभी 2 दिन पहले दरअसल ट्रंप अपना गवर्नर बोल चुके हैं। गवर्नर मतलब एक स्टेट का गवर्नर, यानी कि उनको लगता है कि कनाडा अपना कहीं अमेरिका का 51st स्टेट तो नहीं बन गया है। तो दिस इज हाउ बेसिकली ही इज ट्रीटिंग द ट्रूडो लाइक नॉट एज इक्वल बट अनइक्वल। दूसरा, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली, उनको भी प्रेसिडेंट इलेक्ट को मिलने की परमिशन दी गई है। और साथ में पहले जो नेता उनसे मिले हैं एक्चुअली वो इमानुएल मैक्रो मिले हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति उनको मिले हैं। और उसके लिए ट्रंप पेरिस गए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नोट्रे डैम कैथेड्रल जो है वो खुल रहा है और वो जलकर जो काफ़ी राख हो गया था। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, वर्ल्ड व्यू के अंदर ही मैंने आपके सामने पेश किया था कि पेरिस का जो नोट्रे डैम कैथेड्रल जो है जिसका दोबारा उद्घाटन हो रहा है और उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं उसको ठीक करने के लिए, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। तो उस मौके पे ट्रंप और मैक्रोन साथ में थे। और साथ में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की थी, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो थी जॉर्जिया मेलोनी भी थी और प्रिंस विलियम भी उसके अंदर मौजूद थे। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ख़ास तौर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट रही हैं। मैं भी कम से कम अभी इंतज़ार करूँगा कि भाई होगा क्या और क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, शी जिनपिंग को जो न्योता दिया गया है वो वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या होता है। और भारत के अंदर चर्चा चली है कि क्या शी जिनपिंग को आमंत्रण देने के बाद, इनविटेशन देने के बाद कुछ अन्य नेताओं को इनविटेशन मिल सकता है, तो क्या उसमें एक इनविटेशन मोदी को मिलेगा? क्योंकि अगर शी जिनपिंग को इनविटेशन मिलता है और मोदी को इनविटेशन नहीं मिलता है तो प्रायोरिटी तो क्लियर हो गई ना। फिर प्रायोरिटी तो क्लियर हो गई ना फिर कि अमेरिका चीन को ज़्यादा तरजीह देता है और हिंदुस्तान को तरजीह नहीं देता है। और पहला न्योता शी जिनपिंग को गया, मोदी को नहीं गया। मोदी तो कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं, दुनिया का बड़ा नेता हूं। और कभी कभी ट्रंप बोलते हैं कि मोदी इज ए बिग लीडर, लेकिन शायद लगता है वो जैसे पेट्रोल के अंदर अपना फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं ना, मुझे लगता है ट्रंप जो है मोदी के अंदर हवा भरता रहता है। अब पता नहीं क्या इज्जत करता है या बेइज्जती करता है भगवान जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी फुटबॉल के अंदर हवा भरता रहता है वो। लेकिन शी जिनपिंग को पहला न्योता गया, पहला इनविटेशन गया है, ये तो बात ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है। और CBS न्यूज़ है या फॉक्स न्यूज़ है वहाँ से भी निकल कर आ रही हैं। और मोदी को इनवाइट ना भेजना अभी तक का भगवान जाने इसके क्या अर्थ निकाले जाएंगे। हो सकता है भाई हाँ, हिंदुस्तान में हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है मोदी सरकार के कुछ लोग हमसे परेशान हो जाएं। ये कैसी बात है कि मोदी बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके, आप क्या बात करते हो, आप शी जिनपिंग से क्यों कंपेयर करते हो? लेकिन मोदी शी जिनपिंग तो नहीं है ना अल्टीमेटली, ये बात तो आप सब लोग मानेंगे ही मानेंगे। आते हैं दूसरी खबर के ऊपर जो हमने आपसे बताया था कि जॉय बांग्ला जो नेशनल स्लोगन था बांग्लादेश का, उसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है। एक्चुअली मुझे दुख हुआ पर्सनली। जय बांग्ला का
शेख मुजीबुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान से पहले भी हजारों लाखों लोग जय बांग्ला बोलते थे, लेकिन ये कहना है कि ये स्लोगन मुजीब साहब ने दिया था, मुजीबुर रहमान साहब ने दिया था, जो फादर ऑफ नेशन है, वो भी हटा दिया अब तो, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जय बांग्ला जो है बहुत पहले कई लाखों लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, और ये उनके अपने कंट्री को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे में समझ में नहीं आया कि मोहम्मद यूनुस साहब की जो सरकार है, उनको जय बांग्ला हटाने से मतलब क्या है भाई? एक तो तुम्हारे देश की जय हो रही है भाई, तुम उसको क्यों हटाना चाहते हो? उसका शेख मुजीब से क्या ताल्लुक है? ये जो स्लोगन है, ये तो उससे पहले भी हजारों लाखों लोग बांग्लादेश के अंदर बात करते थे, बोलते थे जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्लादेश, जय बांग्ला। उसमें नई बात क्या थी? और अब इसको हटा देना कि नहीं ये स्लोगन है, कोर्ट में केस गया तो कोर्ट कहता है कि नहीं ये तो उनका पॉलिटिकल, उनका जो अपना क्या कहते हैं कि पॉलिसी है, जो उनकी मर्जी है वो करें। मुझे थोड़ा पेनफुल लगा। मैंने कहा ये अगर जॉय बांग्ला अगर आप हटा रहे हो, जो एक जनरल फीलिंग है 17 करोड़ बांग्लादेश के लोगों की, तो वो मुझे कुछ वो ठीक नहीं लगा। एटलीस्ट आई थिंक रिमूविंग जॉय बांग्ला is not in good taste. It's a very bad example has been set, because that is something which appreciate your country, which takes your country to the greater height. आप अपने कंट्री की जय बोलते हो। पता नहीं अब क्या चल रहा है वहाँ पे। उससे पहले मुजीबुर रहमान साहब की पिक्चर करेंसी नोट से हटा दी गई थी। चलिए वो उनकी मर्जी है। अब वो कहते हैं फादर ऑफ नेशन भी हटा दिया जाएगा, हटा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है साहब। इतिहास तो ऐसे ही बनता है। This is how history is being made and then vanquished also. There is nothing wrong. लेकिन if Bangladesh goes into that direction, कि you can condemn your so-called father of nation also, and you can condemn the Joy Bangla also, I think I don't agree to it. We must respect our freedom fighters. We must respect the people who fought for your freedom. We must respect the leadership who fought for your freedom and laid his life. And then some people come, and if they don't like and they are being so-called influenced by some other lobby, that is not proper. This is not how a country can be run. कल को कोई कहे कि महात्मा गांधी भारत का फादर ऑफ नेशन नहीं है, nobody is going to accept it. कई लोगों को पसंद नहीं आता है। सारे बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, उन्हें बहुत नफरत है एक्चुअली। दे हेट एक्चुअली गांधी। वो तो रोज गांधी को मारते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि ये फादर ऑफ नेशन को हटा दें या करेंसी नोट से उनका फोटोग्राफ हटा दें। ऐसा होता नहीं ना, ये होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये गलत प्रेसिडेंट है। एटलीस्ट ऑन दिस इशू, जॉय बांग्ला या फादर ऑफ नेशन, I don't agree to it. I absolutely don't agree to it. Then you're disrespecting your leadership and your ancestors who laid their life for the country actually. तीसरा जो न्यूज़ था कि ट्रंप साहब जो हैं बेसिकली उनको पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, और मुझे लगता है कि टाइम मैगज़ीन ने जो ये खिताब दिया है वो अपने आप में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। एक तरह से उनका नाम तो हो ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी चर्चा तो हुई है ना अल्टीमेटली, और वो चर्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, हालांकि वो कोई क्या कहते हैं कि कह सकते हैं कि आप दुनिया में जो इस साल की जो कहानी कहता है, जो स्टोरी कहता है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो टाइम का ये जो ख़ास तौर से जो नॉमिनेशन है पर्सन ऑफ द ईयर ट्रंप के लिए, ये एक और आइसिंग ऑन केक है, और इनकमिंग जो पावर है शायद चढ़ते सूरज को सलाम भी है, यही कह सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। और एक चौथी और लास्ट जो मेन खबर थी कि प्रियंका गांधी का आज इनागुरल स्पीच था पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत इन्फ्लुएंस किया। बहुत अलग अंदाज है, हिंदी के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है, बोलने का अंदाज बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि हम वापस इंदिरा गांधी को सुन रहे हैं। वही शक्ल, वही हाव भाव, वही चेहरा, वही तेवर, वही बात करने का अंदाज, वही टेक्सचर। बात तो उन्होंने वही कही जो एक्चुअली राहुल गांधी भी कहते आ रहे थे, लेकिन अंदाज बड़ा अलग था। और ख़ास तौर से जब कहा था कि हर चीज़ के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, तो कभी आज की भी तो बात कर लिया करो। हर चीज़ के लिए नेहरू जी थोड़ी जिम्मेदार बन जाएंगे।
तो ये अपने आप में मुझे लगा कि बहुत काफ़ी चीज़ें हैं। कई जगह उन्होंने ये कहा कि सुनने में आया कि पहले कहानी थी, राजा रात को भेष बदल कर घूमता था, लोगों की बात सुनता था कि लोग राजा के बारे में क्या बोलते हैं। कहता आज का राजा भेष तो बदलता है। देखिए सीधा अटैक किया मोदी पर कि आज का राजा भेष तो बदलता है, दिन में कई बार बदलता है भेष, शौक है उनको भेष बदलने का, लेकिन जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है कि जनता उनके बारे में क्या कहती है, क्या आलोचना करती है। फिर कहती मैं तो सदर में नई नई आई हूं, 15 दिन से आ रही हूं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री जी इन 15 दिनों में सिर्फ एक दिन 10 मिनट के लिए आए। कितना ज्यादा डेडिकेशन है भारत के संविधान के प्रति, भारत के देश के प्रति। सोचने वाली बात है, तकरार तो होनी थी ना। फिर कहते हैं कि संविधान की कॉपी, संविधान आपको रक्षा देता है, संविधान आपको सपोर्ट देता है, ये संविधान ही आपको बोलने की अभिव्यक्ति देता है, संविधान ही आपको आपका हैसियत देता है, सब कुछ संविधान ही तो करता है। और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर तो प्रियंका गांधी ने शपथ भी ली थी। फिर नरेंद्र मोदी को टारगेट करती हैं और कहती हैं कि संविधान संविधान इसलिए कह रहे हैं ये क्योंकि हारते हारते जीतने से पता चला कि संविधान में बदलाव की बात नहीं चलेगी। जाति जनगणना की मांग आज की जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि किसकी क्या स्थिति और नीतियां उस हिसाब से बने। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई तो इसका जवाब देखिए, ये क्या कहते हैं मोदी के बारे में, भैंस चुरा लेंगे आपकी, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। ये गंभीरता है इनकी जातिगत जनगणना के ऊपर। एक रेप पीड़ित के ऊपर भी उन्होंने स्टोरी सुनाई और वो भी कहा। उसके बाद कुछ और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए। मुझे लगता है कि एक और जो बात उन्होंने कही कि हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योति है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जगती है। इस ज्योति ने हर भारतीय को शक्ति दी है, उसे न्याय मिलने का अधिकार दिया है। जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। संविधान ने हर देशवासी को अधिकार दिया है कि वो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। खासतौर से एक जगह जो उन्होंने जो बात कही थी इसमें कि देश भय से नहीं चलता, साहस से चलता है। एक बात जो हमेशा वो अपने भाषणों में मोदी के लिए एक शब्द यूज करती आई है कि मोदी कायर हैं। ये सारी जो बीजेपी की जो सरकार है ये कायरों की सरकार है। इस कायर शब्द का इस्तेमाल आज उन्होंने लोकसभा में भी किया। हम तो खैर ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते किसी के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी इस शब्द का इस्तेमाल करने से चूकी नहीं और सीधा कहा कि ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ये देश उठेगा और देश लड़ेगा और सत्य मांगेगा। महिला आरक्षण के ऊपर भी बात की, कहता है बना दिया और कह दिया कि 10 साल बाद होगा, लागू होगा। तो क्या भारत की महिलाएं 10 साल आपका इंतजार करें बैठकर कि आप लागू करेंगे तो उनके हक मिलेंगे, उनके हुकूक, उनके अधिकार उनको मिलेंगे? मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन में फर्क था और पहला उनका लेक्चर था तो जम के तालियां बजी हैं और कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में। लेकिन इतनी सारी भीड़ पार्लियामेंट के अंदर, इतने मेंबर वहां बैठे हुए थे जिनको मैंने देखा, इतनी प्रेजेंस कम ही होती है। राजनाथ सिंह भी बैठे थे, अमित शाह बैठे थे, मोदी गायब थे। उनको दरअसल क्या है कि तब आना होता है जब उन्हें अपनी बात कहनी होती है। उन्हें दूसरों को सुनने की आदत नहीं है। जो आदमी दूसरों को सुनने की आदत नहीं डालता है वो इतिहास के अंदर उसका कोई स्थान नहीं होता। फिर उसके बाद इतिहास में उसको इज्जत नहीं मिलती है। इतिहास में इज्जत उसको मिलती है जो आपकी बात को बैठकर सुनता है। क्या कहा जाए साहब। पर अल्टीमेटली प्रियंका गांधी ने अपना इंप्रेशन छोड़ा और हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम कि दादी के बाद पोती, यानी कि ग्रैंड मदर के बाद हो सकता है ग्रैंड डॉटर। जी हाँ, शायद वो भारत की आने वाले दिनों में एक नई प्रधानमंत्री बने। क्या जाने किस्मत पे क्या लिखा है साहब, कौन किसको उठा के किस पोस्ट पर बिठा दे।
है ना। तो उनकी दादी प्रधानमंत्री, दादी के फादर यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी के फादर राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री। तो ये कैसे होगा कि ये पीढ़ी जो है अभी जो है राहुल और प्रियंका वाली है कि इसमें कोई प्रधानमंत्री ना हो सकता है इंशाअल्लाह जल्दी कुछ ऐसा हो, हिंदुस्तान में बदलाव हो। और क्या मालूम, आज जो प्रियंका आपको पार्लियामेंट में इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आई, क्या पता बाद में वो लाल किले से बोलती हुई भी नज़र आई आपको किस दिन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वर्ड की पेशकश और उम्मीद है आपको पसंद आई है। मैं सभी दर्शकों का मैं नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और थोड़ी सी देर पहले रिकॉर्ड होता है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आप तक जो मेन न्यूज़ हैं आप तक पहुंचाई जाएं, सच के साथ पहुंचाई जाएं, हिम्मत के साथ पहुंचाई जाएं। तो शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर से। और नया साल आने वाला है तो तैयारी रखिए, क्रिसमस भी आ रहा है तो क्रिसमस में ले दे के मुश्किल से अब 10-12 दिन बचे हैं तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, पूरी दुनिया भर में तैयारियां हैं। और क्रिसमस का जश्न आता है तो फिर नए साल का जश्न आता है। तो हम तो एडवांस में ही आप सबको क्रिसमस की और नए साल की बधाइयाँ देते हैं कि आपका आने वाला वक्त अच्छा हो, आपका हेल्थ अच्छी हो, आपका बहुत सारा ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, आपको बहुत सारी दौलत भी मिले और आगे बढ़ने के आपको चांसेस भी मिले। तो विदा लेंगे आपसे, शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि न्यूज़ टाइम देखते रहिए। न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी भी आधे लोग ऐसे आते हैं जो देखते तो हैं प्रोग्राम लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। हो सके तो छोटी छोटी हमारी मदद भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और साथ में बैंक अकाउंट नंबर विद स्विफ्ट कोड भी दिया है। अगर आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहें हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे अगले अंक में आप सबसे। और दिनेश वोरा को आप विदा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।